हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो आज हम समझेंगे चैप्टर 6 के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल नोट बनाया है, जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो जब आप पेपर देंगे तो सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं। पहला है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है? देखिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इस बात को विशेष रूप से याद रखना कि वैद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा में किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह होने को, ठीक है, जो प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, मतलब जो उसमें आवेश जाता है उसे निरंतर बनाए रखता है। अब ये समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा वैद्युत मोटर। तो वैद्युत मोटर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, ठीक है। और यहाँ वैद्युत सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे आप विशेष रूप से याद रखे रहेंगे कि वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो वैद्युत, ये स्पेशल पॉइंट में कभी कभी आप लोग में ऑप्शन में पूछ लेता है कि वैद्युत सेल किसमें परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं आगे। इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने सेल देखा होगा, इसमें दो छड़ लगे रहती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड अथवा प्लेट कहते हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती है जिसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इन द्रव में यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबाने पर एक प्लेट पर धन आवेशित तथा दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने सेल देखा होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, अर्थात दो छड़ लगे रहते हैं, जिसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। और इसे हम जब द्रव में डुबो देते हैं तो, ठीक है, उसे जब डुबो देंगे तो उसे हम बोल देते हैं वैद्युत अपघट्ट। और जैसे इसका एक विशेष गुण होता है, जब द्रव में डुबो दिया जाता है तो एक प्लेट पर धन आवेश हो जाता है और दूसरी प्लेट पर अपने आप ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। आगे समझ लीजिए वैद्युत का, ठीक है, मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल ये क्या होता है, इसे समझ लीजिए आप। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ का मतलब होता है सेल सहित, प्रवाहित होने में सेल द्वारा ली गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। अब समझ लेते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कैपिटल W जूल हो, तब वैद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैद्युत वाहक बल है, E बराबर हो जाता है W/Q। जैसे आप लोग B बराबर पढ़े होंगे वैद्युत विभव, तो W/Q, वैसे यहाँ पर E जो होता है विद्युत वाहक बल है, इसे E बराबर ही होता है W/Q। समझ गए ना? ये तो आपने समझ गए। अब हम समझ लेते हैं वैद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमा। तो देखिए, वैद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमा। तो मात्रक व बीमा क्या होता है? देखो, मात्रक होता है, जैसे W का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। अब बीमा निकालना हो, देखो जूल था अर्थात कार था, कार की बीमा होती है mL2 T⁻², और आवेश का होता है AT। यहाँ पर देखें तो नीचे दोनों प्लस में ऊपर ले आएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ m और कहीं नहीं है, यहाँ L स्क्वायर वैसे रहेगा, T⁻², यहाँ एक पावर यहाँ माइनस में आएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, A⁻−1 हो जाएगा। तो ये होता है वैद्युत वाहक बल की बीमा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, टर्मिनल विभवांतर, देखिए, माना कि किसी परिपथ में, ठीक है, माना कि किसी परिपथ में सेल का वैद्युत वाहक बल क्या मैंने मान लिया कैपिटल में E, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ये कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें हम धारा प्रवेश करेंगे, ठीक है, जिसमें वैद्युत वाहक बल क्या है? कैपिटल में है। तथा परिपथ में आवेश, मान लेते हैं जब इसमें धारा जाएगी तो आवेश भी होगा, तो आवेश हमने मान लिया Q है। प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या हमने मान लिया? कैपिटल W। तब हम लोग अभी पढ़े वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो अलग अलग टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ W1 इसमें ऊर्जा W2, इसमें W3। अगर हम इसे निकालें अलग अलग तो हम एक सूत्र जानते हैं B बराबर W/Q। तो इसमें पहले में विभवांतर देख लेंगे कितना होगा, दूसरे में, इसी प्रकार तीसरे में। तो देखो हम लोग B बराबर जानते हैं W/Q, तो यहाँ पर पहले में है W1 और यहाँ हो जाएगा Q आवेश समान, इसमें इस प्रकार इसमें हो जाएगा
W बटे Q, यहाँ पर B बराबर हो जाएगा V3 बराबर W बाई। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो हमें अगर इसमें वैल्यू रखना है तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा Q1 अर्थात W1 बटे Q। इस प्रकार देखो हमने अलग अलग जोड़ दिया। अब देखिए W बटे Q, W2 बटे Q, W3 बटे डॉट डॉट डॉट, ये W बटे Q क्या होता है, विभवांतर होता है। यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 और V3। अब इससे हमने क्या सीखा, देखो इससे स्पष्ट है कि B1, B2, B3 एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं। ठीक है, इन्हें परिपथ के भिन्न भिन्न भागों को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। समझ गए ना। अब इसमें एक विशेष बात आपको बताता हूं। देखिए किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं वैद्युत सेल का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इसी प्रकार हमने देखा था संधारित्र का संयोजन होता था, उसमें भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखे थे। अब हम देख लेते हैं वैद्युत सेलों का संयोजन। तो समझिए, वैद्युत सेल वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। वैद्युत सेल से प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई वैद्युत सेल जोड़ने पड़ते हैं। जैसे एक सेल से हम बहुत ज्यादा धारा नहीं प्रवाहित कर सकते। ठीक है, अगर बहुत प्रबल धारा करना है तो कई सारा सेल जोड़ना पड़ता है। और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, जब जोड़ देते हैं उसे संयोजन मतलब जुड़ना होता है, उसे हम बैटरी कहते हैं। इसी निम्न प्रकार से जोड़ते हैं। नंबर 1 हो गया समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, नंबर 3 मिश्रित क्रम। तो अब हम समझ लेते हैं नंबर 1 श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ हिंदी लिखी, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अभी हम फिगर समझेंगे। माना कि यन सिले, ठीक है, माना कि यन सिले श्रेणी क्रम में जुड़ी है जिनमें प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E है तथा प्रतिरोध स्मॉल, ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है। ये सिले एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में वैद्युत धारा भेज रही है। ठीक है ना, समझ लेते हैं आगे। फिर अब पहले हम इसमें फिगर समझ लेते हैं। देखो ये जो सेल जुड़ा गया है, देखो एक सेल यहाँ जुड़ा गया, एक सेल यहाँ जुड़ा गया, एक सेल यहाँ, किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक जुड़ा है ना, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या, स्मॉल आर है। और देखो ये जो बाह्य प्रतिरोध मतलब ये बैटरी है, बैटरी से हमने बाहर क्या जुड़ा है, एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है कैपिटल आर, जहां से हमने धारा का प्रवाह कर रहे हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर देखो सेल का वैद्युत वाहक बल अगर हम निकालें सेलों, अब देखो जैसे सेल का अगर एक सेल का किसी का निकालते तो ई होता। अब सेलों का मतलब सभी का हमने, तो इसमें क्या कर देना, स्मॉल एन से हम गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, इसमें स्मॉल आर यहाँ भी है, स्मॉल आर यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एन आर। अब देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध माने टोटल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो ये आंतरिक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, ये बाह्य प्रतिरोध है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया एन आर प्लस कैपिटल आर, इसको जोड़ दिया, मतलब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को। ठीक है, जब वैद्युत परिपथ में धारा स्मॉल आई हो तब हम लोग देखिए आई बराबर जानते हैं ई बटे आर। जैसे हम लोग ओम के नियम से पढ़ेंगे आई इक्वल टू बी अपान आर, तो यहाँ पर जो बी होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल से चलता है ई, तो ई बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये है, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास देखे तो एन आर प्लस कैपिटल आर यहाँ रख दिया गया। ई का मान कितना है एन ई, यहाँ पर हम देखें तो श्रेणी क्रम में एन ई अपान एन आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हमारा श्रेणी क्रम में सूत्र आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम विशेष को स्थिति समझ लेते हैं। नंबर 1, यदि एन आर, ठीक है, यदि एन आर लेस देन आर के है, ठीक है, तब मतलब एन आर का मान कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, इसकी अपेक्षा कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा, मतलब एन आर का मान बहुत कम हो। अगर बहुत कम होगा तो कैपिटल आर का मान ज्यादा होने के कारण हम एन आर का मान छोड़ देंगे। ठीक है, इस स्थिति में देख लीजिए, अतः जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है कि धारा हम कब, कैसे और कितना अधिक प्राप्त करेंगे, अधिक या कम के लिए पूछता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखे रहेंगे। दूसरा बात, इस बार देखिए एन आर ग्रेटर देन आर के, मतलब इस बार कैपिटल आर जो है उसकी अपेक्षा में एन आर का मान बहुत ज्यादा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है। इस स्थिति में देखिए अगर इस स्थिति में ज्यादा होगा तो इस यहाँ पर फार्मूले लिखेंगे तो यहाँ पर इस बार एन आर का मान
ज्यादा होने का कैपिटल आर का मान छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल आर का मान कम था तो उसे छोड़ दिए थे। तो यहाँ देखिए यन से एन कट जाएगा, आई इक्वल टू ई अपान आर। इस स्थिति में समझ लीजिए, अतः जोड़े गए सिलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, ठीक है, तो यन सेलों से लगभग उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी एक सेल से धारा प्राप्त होती है। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कई सारा सेल जोड़ने से हमारा क्या मतलब है, जब एक ही सेल से हमारा सारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम समझ लेते हैं समांतर क्रम। इसे ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। समांतर क्रम या इसी को बोला जाता है पाश्चर क्रम। माना, अभी मैं आपको फिगर भी समझा दूंगा। माना कि यन सिले, ठीक है, यन सिले समांतर क्रम, ठीक है, में जुड़ी हैं। यन सिले का मतलब होता है बहुत सारे सेल जुड़े हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और यन सिलों की एक बैटरी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जुड़ी है। अतः पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई ही होगा। यदि सिलों का आंतरिक प्रतिरोध, मैंने मान लिया यहाँ, यदि सिलों का आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तब देखिए अगर आप समांतर क्रम का सूत्र जानते हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब कई सारे सेल जुड़े हैं इसलिए डॉट डॉट हमने कर दिया यन पदों तक, ठीक है। ये जो कैपिटल आर था देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। हमने ये वैल्यू रख दिया यन पदों तक, हो गया ना। अब मैं आपको पहले फिगर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझिए फिगर पहले आप, जैसे यहाँ पर फिगर देख लीजिए। मान लेते हैं, देखो यहाँ पर यन सिले ऐसे जुड़ी है कि नहीं, देखो एक यहाँ ई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी जुड़े हैं ना। तो यन सिले जो है देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं कि नहीं, जुड़े हैं कि नहीं, जुड़े हैं ना, जिनमें प्रत्येक सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, देख लो कैपिटल ई है कि नहीं, तथा आंतरिक प्रतिरोध देखिए स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या स्मॉल आर है। और यन सिले जो है, जैसे ये ई यहाँ पर देखिए, यन सिले जो है एक बैटरी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से, यहाँ देखिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ी गई है। अतः पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल देख लो कैपिटल ई है कि नहीं। यदि सिलों का आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया कैपिटल आर हो, तो हमने वो सूत्र रख दिया था श्रेणी क्रम समांतर क्रम का, ठीक है। अब इस देखिए 1/r इक्वल टू यन पदों तक था, तो यन बटे स्मॉल आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ देखिए R1 का मान अगर हम यहाँ निकालें तो ये पलट जाएगा कि नहीं, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, देखिए स्मॉल आर बटे यन हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या सीखा देखो, अब देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल आर बटे एन, और वाह प्रतिरोध ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखें तो इसे हमने जोड़ दिया। अब देखिए परिपथ में धारा स्मॉल आई हो, तब हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू ई बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर अगर हम देखें स्मॉल आर बटे एन और प्लस कैपिटल आर है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया। देखिए ई का मान ऐसे ही रख दिया, कुल प्रतिरोध हमारे पास स्मॉल आर बटे एन और प्लस कैपिटल आर, यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम गुणा कर दे तो इसका गुणा आर में हो जाएगा, यन आर हो जाएगा, और ये जो बटे यन होगा इसका गुणा हमने ऊपर कर दिया। अब इससे भी हमने विशेष स्थिति निकाला है, उसको भी समझ लेते हैं। देखो नंबर 1, यदि आर ग्रेटर देन यन आर के हो, मतलब वाह प्रतिरोध के बराबर हो, इसका मतलब स्मॉल आर का मान ज्यादा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो कैपिटल आर से, तब देखिए तो कैपिटल आर से अगर ज्यादा होगा तो हम यहाँ से जो ये फार्मूला यन आर का मान छोड़ सकते हैं, तो यहाँ जाएगा स्मॉल यन कैपिटल ई बटे स्मॉल आर, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। अतः इस प्रकार के सिलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर यन गुनी धारा प्राप्त होगी, समझ गए। इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखिए, आर लेस देन, ठीक है, स्मॉल यन आर के, इसका मतलब ये कैपिटल आर जो है वाह प्रतिरोध जैसा कि ये है, इसका मान स्मॉल आर से बहुत ज्यादा हो, तब देखिए तो यहाँ पर फार्मूले में हम स्मॉल आर का मान छोड़ देंगे, तो यहाँ से भी यन से यन स्मॉल कट जाएगा, ई बटे आर आ जाएगा। फिर देखिए इस प्रकार के सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होगी उतनी ही धारा स्मॉल यन सिरे से प्राप्त होगी, चाहे एक सेल जोड़े चाहे 20 सेल जोड़े, तब भी उतनी धारा, हमारा उससे कोई लाभ नहीं होगा, समझ गए ना। अब हम तीसरा देख लेते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। मिश्रित का मतलब श्रेणी क्रम भी आ जाएगा और समांतर क्रम भी आ जाएगा, ठीक है, उसे हम मिश्रित क्रम बोलते हैं। देखिए माना स्मॉल यन सिले प्रत्येक पंक्ति में, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा स्मॉल यम,
ठीक है, स्मॉल यम समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेलों की एक बैटरी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, जैसा कि ये है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल आर में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, वैद्युत धारा स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं हम। यदि श्रेणी क्रम में यन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम में जुड़े, जैसा कि ये देख सकते हैं सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं भाई। कई सारे प्रतिरोध हैं, यन देख सकते हैं यहाँ से, ये सब सेल हैं। तो ये स्मॉल में क्या हो जाएगा, स्मॉल यन होगा। इस प्रकार स्मॉल यम श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब स्मॉल यम जो है वो समांतर क्रम में, जैसा कि देखिए ये जो होगा स्मॉल यम मतलब ये सब क्या है समांतर क्रम में। ये जो ऊपर नीचे से जुड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। और जो ये पंक्तित है जैसा कि ये ठीक है, ये सब क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब देखो एक बार श्रेणी क्रम, इसमें दोनों हम यहाँ स्मॉल यम पंक्तित और श्रेणी दोनों के लिए निकाल लेते हैं। देखो इस प्रकार स्मॉल यम श्रेणियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तब हम लोग फार्मूला यही जानते हैं, कहाँ तक लिखेंगे, यम पदों तक लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर अगर इसका वैल्यू रखें स्मॉल आर जो है आंतरिक प्रतिरोध, जैसा कि यहाँ देखिए हमने रख दिया यम पदों तक। ठीक है, अब हम आगे भी समझ लेते हैं। ये 1/R1 इक्वल टू यम पदों तक था, तो यम बटे स्मॉल यन आर आ जाएगा। अगर R1 का मान निकालें तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, जैसा कि R1 बराबर यन आर अपान स्मॉल में यम। अब देखिए परिपथ की कुल धारा कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध थी, और यहाँ पर देखिए इसका मान आएगा यन आर बटे स्मॉल यम, ये हमने रख दिया। यदि बाह्य प्रतिरोध में धारा स्मॉल आई हो, ठीक है, तब आई बराबर हो जाएगा ई अपान आर, जो होगा कुल प्रतिरोध होगा। यहाँ पर ई का मान हम लोगों ने देखा था अभी, यन ई आया, और कुल प्रतिरोध का मान यहाँ देखिए आर प्लस यन आर बटे यम, यहाँ हमने रख दिया कि नहीं। अब इसमें हम यम का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आर यम और यन प्लस यन आर, ये यम का गुणा ऊपर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे भी हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए इससे स्पष्ट है कि स्मॉल आई का मान अधिकतम होने के लिए यन आर प्लस यम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। मतलब जो हर वाला मान देखें यन आर, ये देखो यन आर और कैपिटल में आर यम, ये जो मान होगा इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यन आर प्लस कैपिटल यम आर जी का होल स्क्वायर, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये बराबर अगर फार्मूला लगाएं तो यन आर अंडर रूट में प्लस यम आर का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में यन यम आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। अतः यन आर प्लस यम आर का मान न्यूनतम होने के लिए ये जो होगा पहला इतने का मान क्या हो, न्यूनतम होना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग इतने बराबर हम 0 रख देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा 0 की वजह से, यहाँ इतना बचेगा। अब देखो ये माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। देखिए वर्ग कर देंगे तो यन आर इक्वल टू यम आर आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम कैपिटल आर का मान निकालें यम आके बटे हो जाएगा, अर्थात कैपिटल आर बराबर यन आर बटे स्मॉल यम। परंतु यन आर बटे यम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, इस बात को ध्यान रखे रहना। ठीक है, अब समझिए आगे। अतः मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, ये जो हम लोग 6वां लेसन पढ़े उसके माध्यम से देखिए किरचॉफ का नियम तथा परिपथ है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें ये पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।